आप इस साइड में किसी भी हालत में नहीं बैठेंगे जो है, इस बात का ध्यान रखिए। आपके लिए यदि बॉयज के साइड में जगह खाली नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आपको स्टाफ जो यहाँ के हैं वो लोग आपको अलग से आपके बैठने की व्यवस्था करेंगे, पर आप गर्ल्स साइड में नहीं बैठेंगे जो है, इस बात का आप ध्यान रखिए। किसी भी हालत में जो सीट खाली इधर नहीं खाली, उससे कोई आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बात समझ गए ना? हाँ, क्योंकि वो लोग कुछ स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई के अलावा जो है सब का अन्य कारणों से आता है, उसका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है जो है, और उनको ये लगता है उसको कि कुल मिला के हम जोर से बोलेंगे तो इधर जो है भावुक है। कुछ भावुक होने का मामला नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, इस बात का ध्यान रखना है। और पीछे बैठ के जोर जोर से जो है मतलब शो करेगा कि मतलब बहुत आ रहा, कुछ नहीं आता उसको जो है। और इसी प्रकार वह जो है लगातार 10 वर्षों 15 वर्षों से चिल्ला के मतलब आ रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ जो है ना? इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए थोड़ा सा जो है। क्या? चलिए, देखिए हम भी जो है आप ही लोग के बीच से निकले हैं ना, या आप ही लोग के बीच में है। पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉरेन फ्रेज साइन डाई? साइन डाई का मतलब होता है परमानेंटली, नहीं, सान डाई का मतलब होता है परमानेंटली। तो बोलिए सान डाई का मतलब क्या होगा? और कभी कभी आप ये सान डाई वर्ड का यूज पार्लियामेंट के संदर्भ में सुनते भी होंगे जो है, परमानेंटली है, पर जब आप कभी संविधान पढ़ते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में, तो वहां पे एक सान डाई वर्ड भी आता होगा जो है ना? नेक्स्ट, अगला पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो इसका हो जाएगा क्लैरिटी, है ना? यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है 3 का जो उत्तर होगा वो होगा 5.6। हाँ 5.6। 4 का 108। 108। 5 का पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपसे मैं बता दूं कि नाबार्ड की स्थापना जो है वह 1982 में हुआ, जबकि किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में शुरू की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975 में किया गया था, जबकि स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है वह 1992 से 1993 में किया गया था। तो पूछा है कि इसको ये जो कार्यक्रम या इनमें से जो भी चीजें पहले आया है उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो बोलिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत, और स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम। इसका सबसे पहले आया क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई, उसके बाद नाबार्ड की स्थापना हुई, यानी कि 3, 1, 2, 4। इसका उत्तर हुआ बी। और बता दें जो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास नाबार्ड जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे बड़ी मतलब बैंक है। बात समझ रहे हैं? यानी एग्रीकल्चर क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में जो है उसके विकास के लिए जो लोन प्रदान किया जाता है विभिन्न बैंकों को, ये बैंक को लोन देती है, लेकिन किस पर्पज से? एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए जो है। बात समझ गए? तो उसके लिए सर्वोच्च संस्था है। बता दें आपसे क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक के बारे में, तो इनमें जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में आपको दिखाई देंगे, जैसे उत्तर बिहार ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, और इस प्रकार का फैलाव जो है पूरे भारत में है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बात की जाए तो ये स्कीम जो है इसलिए लाया गया था ताकि जो किसान है उनको खेती करने के लिए अल्पकालीन ऋण दिया जाए,
है ना, शॉर्ट टर्म के लिए जो है। तो इसका उत्तर हुआ 3, 1, 2, 4। चलिए अगला पूछा गया है, लंदन में स्थित इंडिया क्लब को वर्ष 2023 में किस दिन से बंद करने की घोषणा की गई है? 17 सितंबर। तो बोलिए, लंदन में स्थित इंडिया क्लब को वर्ष 2023 में किस दिन से बंद करने की घोषणा की गई? अगला, सीएनजी का मुख्य घटक है तो मीथेन। तो बोलिए, सीएनजी का मुख्य घटक है। और अपने पटना सिटी में भी अब सीएनजी गैस का उपयोग होने लग गया है ऑटो में। यहां जो भी ऑटो चलती है उसमें यूज अब सीएनजी का होता है। बात समझ गए? इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पटना में अब जो भी ऑटो चल रही है वो सारा सीएनजी से जो है। पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहां स्थित है? क्यू इंग्लैंड में। तो बोलिए, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहां स्थित है? नेक्स्ट बोला है कि कोयला के गैसीकरण से प्राप्त सीन गैस किन किन गैसों का मिश्रण होता है? इसका उत्तर होगा H2, CO और CO2। तो बोलिए, कोयला गैसीकरण से प्राप्त सीन गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? और बता दें आपको हम कि भारत सहित और खासकर भारत में जो हमारे यहां से कोयला का प्रोडक्शन हो रहा है, अब उसको गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करने का सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। उसको गैस में कन्वर्ट करने का सरकार प्रयास कर रही है। चलिए, हाँ, गैस के रूप में जो है। अगला पूछा गया कि बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो बोलिए, बहुपक्षीय मालाबार सैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? नेक्स्ट पूछा है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? देखिए, जो लोकसभा स्पीकर हैं, यदि उनको पद से हटाना है या उनको पद पे लाना है, दोनों कंडीशंस में जो है सामान्य बहुमत का प्रयोग किया जाता है। यानी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। बात समझ गए? तो बोलिए, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? और वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बोला है कि अनुच्छेद 248 का संबंध अवशिष्ट शक्तियों से है, तो यह बात सही है। और अवशिष्ट शक्तियां वो संघ सरकार अर्थात संसद में निहित है। तो बोलिए, अनुच्छेद 248 का संबंध किस शक्तियां से है? अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? संसद या संघ सरकार। बोला है कि अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधान के कारण ही जब पहली बार सेवा कर अस्तित्व आया तो वह पूरी तरह से केंद्र को मिला, न कि राज्य को। अगला पूछा गया है, बोला कि वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण अवशिष्ट सूची का विषय नहीं, यह समवर्ती सूची का विषय है। और इसको बता दें आपसे हम कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में राज्य सूची से बाहर निकाल के इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था जो है। तो बोलिए, वन्य जीव और जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची में जो है। अगला, 42वां संविधान संशोधन। मैंने भी 42वां संविधान संशोधन बोला है। गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया है? तो 13 का उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा जो है आपसे 5। तो गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया है? नेक्स्ट, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था
किस में अत्यधिक होती है? नाइट्रोजन की, इसका होगा N2O5। तो बोले नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था किस में अत्यधिक होती है? नेक्स्ट पूछा गया है, निम्न में कौन सी धातुओं के शोधन विधि नहीं होती है? प्रदंडन विधि। यानी कि धातुओं की जो शोधन विधि है, बोलिएगा कौन सी धातुओं के शोधन विधि है? चलिए, यानी कि धातुओं का शोधन विद्युत अपघटन विधि, प्रदंडन विधि और द्रवण विधि से किया जाता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? फ्लड वॉच। तो बोलिए, केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? अगला, हरियर एवं बुक्का किस राज्य के सामंत थे? काकतीय। हाँ, काकतीय, और इन्होंने हरियर एवं बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बोलिए, हरियर एवं बुक्का किस राज्य के सामंत थे? कहां के थे? काकतीय वंश। बोला, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, लाल दरवाजा मस्जिद जो है, इसका निर्माण महमूद शाह नहीं, महमूद शाह सरकी ने किया था। बस इतना ही अंतर है। तो बोलिए, लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जहाज महल का निर्माण। बोले, आप लोग भी बोलिए, जहाज महल का निर्माण। दरबार महल का, लाल महल। नेक्स्ट पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में स्थित फैक्ट्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बात मैं बता दूं आपको, यह फैक्ट्री जो है, इसका संदर्भ इंडस्ट्री से नहीं है, वो कुल मिला के एक गोदाम हुआ करता था, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सामानों को अन्य देशों में, भारत से अन्य देशों में निर्यात या आयात करने के लिए रखते थे। फैक्ट्री एक किलेबंद क्षेत्र जैसी होती थी। बिल्कुल ही बात सही है। अगला पूछा है कि फैक्ट्री में अधिकतर सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। यह बात जो है गले नहीं उतर रहा है। अच्छा, पूछा है कि सत्य नहीं, पूछा है कि सत्य नहीं है। तो फैक्ट्री में अधिकतर सूती वस्त्र का उत्पादन किया था, यह बात देखिए, यह बात जो है गलत है। अधिकतर नहीं, मतलब आपको बता दें कि भारत में डचों ने जो है वो सूती वस्त्र का अत्यधिक व्यापार किया जो है, जबकि अंग्रेज का ज्यादातर नील, इन सब चीजों पर ध्यान था, नील, गन्ना। पूछा है कि फैक्ट्री के गोदाम के अंदर दफ्तर और कर्मचारियों के लिए घर होते थे। यह बात बिल्कुल सही है। यानी पूछा सत्य नहीं है, इसका उत्तर होगा सी, है ना। चलिए नेक्स्ट, तो फैक्ट्री का मतलब किससे हुआ? इंडस्ट्री था या मतलब वह गोदाम था, है ना। फैक्ट्री क्या था? गोदाम, इंडस्ट्री। बोलिए आप लोग, क्या था? गोदाम, है ना। बोला है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाहनों की सुरक्षा प्रणाली के मूल्यांकन करना। तो बोलिए, भारत सरकार के द्वारा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? यह घटना तब आया, शायद कोई बहुत बड़े उद्योगपति, उनका मैं नाम मिस कर रहा हूं, वो मुंबई से अहमदाबाद ट्रेवल कर रहे थे और उनकी जो है BMW गाड़ी वो एक्सीडेंट कर गया था और उसमें उनका जो है डेथ हो गया था। उसके बाद ये चीजें चर्चा में आ गई। नहीं, मतलब थोड़ा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। वो प्रोग्राम, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 21 का उत्तर होगा इनमें से सभी असत्य हैं। तो इसका उत्तर आप, है ना, आप देख लीजिएगा सॉल्यूशन एक बार। देखिए, अब इसमें सब असत्य ही है, क्या बताएं, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी मेरे पास नहीं है, इसलिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा थायराइड हार्मोन के कार्य नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा, यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करता है। तो थायराइड हार्मोन जो है रक्त में कैल्शियम के नियंत्रण स्तर को नियंत्रित नहीं करता है। लेकिन बोलिए, थायराइड हार्मोन
आधारीय उपापचयी दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो कौन सा हार्मोन आधारीय उपापचयी दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं? बोले कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से उपापचयी को भी नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के प्रक्रिया में भी सहायता करता है? चलिए, वो नहीं है, सी वाला नहीं है। कैल्शियम के स्तर को थायराइड हार्मोन जो है रक्त में नियंत्रित नहीं करेगा। पूछा गया निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? इसका उत्तर होगा एमसी पंत। तो बोलिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? और बता दें आपको कि यह समिति के रिकमेंडेशन पे ही अब क्लास 7 की जो पुस्तकें हैं वहां पे मुगल के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। इन्होंने रिकमेंड किया है आने वाले समय में और क्या क्या परिवर्तन करेंगे, है ना? हाँ, उसको लागू कर दिया है नए सिलेबस में। जो है एनसीईआरटी की किताब से, जो क्लास 7 की किताब है, पूरे से नहीं, क्लास 7 के किताब से जो मुगल पढ़ाया जाता था उसमें मुगल को अब नहीं पढ़ाया जाएगा क्लास 7 के बुक में। सूची 1 के सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो 24 का जो हो जाएगा यहां होगा ए, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वह समुद्र जल में लवण की सोडियम क्लोराइड, इसका उत्तर हो जाएगा 27.213%, है ना? 213%। बोलिए तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा समुद्री जल में कितना होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम सल्फेट का और कैल्शियम सल्फेट का। और आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे जीरो का एक ऐसा क्या देखिए, क्योंकि जो सैलिनिटी है उसका मेजरमेंट करने में जो हम परसेंटेज की करते हैं, चूंकि 1000 में होता है, इस कारण से उसको हम इस इंडिकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, अगला 25 का जो आंसर होगा वह आंसर होगा आपसे डी 11.1। बोला है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन है? मातृत्व। तो बोले निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन है? पूछा है कि किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो बोलिए किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? नेक्स्ट, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? देखिए जो 49वीं समानांतर रेखा है वह संयुक्त राज्य और मैक्सिको के मध्य नहीं, संयुक्त राज्य और कनाडा के मध्य है। यह सही है। अच्छा, जर्मनी और पोलैंड, हाँ पोलैंड के बीच है। बात समझ गए ना? जर्मनी और पोलैंड के बीच है। बिल्कुल वो सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। तो बोलिए हिंडनबर्ग रेखा जो है वह किन किन देशों के मध्य है? मैग्नीकॉट रेखा, 49वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा। आपका क्या नाम है? आप पकड़े थे ना, आप बताए थे ना गलती इसमें। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जो है। अगला, केंद्रीय जांच ब्यूरो आधिकारिक तौर पे इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बन गया है? 10वां। इंटरपोल को विश्व का पुलिस कहा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो बोलिए केंद्रीय जांच ब्यूरो आधिकारिक तौर पे इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना है? अगला पूछा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए पूछा गया है कि नागरिक अधिकार संरक्षण कानून जो है वह 1955 में आया। तो बोलिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया? बंधित श्रम पद्धति अधिनियम कब आया? बताइए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया? 1900।
अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया? यानी जिसको हम लोग SC/ST एक्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी एट्रोसिटी एक्ट। नेक्स्ट, अगला, स्वायत्त शासित जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों के द्वारा गठन एवं निलंबन का अधिकार किसे है? राज्यपाल। जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं वहां पे कुछ ऑटोनोमस चीजें होती है, जैसे कि गोरखा हिल लैंड है ना, दार्जिलिंग हिल लैंड्स, तो वो सब क्या कहते हैं कि एक ऑटोनोमस क्षेत्र है जो जहां पे राज्य सरकार की जो है कानून पूरी तरह से लागू नहीं होती है। बात समझ रहे हैं ना? वह एक स्वायत्त संस्था के तौर पे राज्य के अंदर में जो है एक राज्य सरकार के रूप में काम करती है, जिसको राज्य सरकार वाला सारा अधिकार प्राप्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह राज्य सरकार से स्वायत्त संस्था होती है। और बता दें कि उन क्षेत्रों में आपको जाने के लिए एक इनर लाइन जो है परमिट लेना पड़ेगा, जिसको हम इनर लाइन वीजा भी कहते हैं। बात समझ गए? तो बोलिए, स्वायत्त शासित जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों के द्वारा गठन एवं निलंबन का अधिकार किसे है? अगला पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। वर्ष 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी। यह बात बिल्कुल ही सही है। तो बोलिए, किस वर्ष चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई? बोला है वर्ष 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। यह भी बात सही है। तो बोलिए, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई? अगला, वर्ष 1929 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। यह बात गलत है, और शायद ये चुना गया था, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, एक बार देखिएगा। हाँ, तो डी तो हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट, हम 32 का उत्तर तो डी दे रहे हैं ना। पूछा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और विचार कीजिए आप। बोला, इस प्रथा में काश्तकार जमीन के जिस टुकड़े को जोतता बोता था, इसका मालिक मान लिया जाता था। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत काश्तकार जमीन के जिस टुकड़े को जोतता बोता था, इसका मालिक मान लिया जाता था? और ऑप्शन देगा आपको अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी या महालवाड़ी। इसका उत्तर क्या होगा? बोला, काश्तकार मालगुजारी की रकम तय समय पे जमींदार के पास जमा करता था। यह बात गलत है। यह चीज अस्थाई बंदोबस्त में होती थी, रैयतवाड़ी में नहीं। रैयतवाड़ी में वो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनका एसोसिएशन होता था। करों का निर्धारण समय समय पे किया था। यह भी बात बिल्कुल ही सही है। आपको पता होगा जो स्थायी बंदोबस्त है वहां पे लगभग 20 वर्षों के बाद, यानी कि एक तरह से जब एक बार कर का मामला हो गया तो वो चलता रहेगा। पर रैयतवाड़ी व्यवस्था में करों का निर्धारण जो है वो समय समय पे किया जाता था। इसलिए इसका उत्तर होगा सी। दो स्टेटमेंट जो है ये गलत है। जमींदार नहीं, या तो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट, पूछा गया है कि 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण था। 34 का जो उत्तर होगा वह होगा ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। तो बोलिए, 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? यानी वो दबाव बनाते थे कि आप जो लेबर लॉज है उनको आप कमजोर बनाइए, लेबर को क्या कहते हैं कि अधिक काम करने का ये सब प्रावधान, ऐसा कानून बनाइए जो उद्योगपति के फेवर में हो। हमारे यहां भी उद्योगपति जो है वो सरकार को बार बार दबाव बनाती है कि आप अपना लेबर लॉज ऐसा बनाइए जो उद्योगपति है, यानी इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं, उनके फेवर में हो। बात समझ रहे ना? उनके फेवर की बात की जाती है। चलिए, तो 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? यहां पे कोई पॉजिटिव सुधार नहीं किया गया। एक तरह से ये जो लेबरर्स थे उनके हित में यह चीज नहीं था, वो था ब्रिटिश उद्योगपतियों के हित में जो है।
नेक्स्ट, यदि भारत में या किसी भी देश में श्रम सुधार की बात की जाती है तो वो श्रम सुधार कोई लेबर के इंटरेस्ट में नहीं होता है। वो लेबर के इंटरेस्ट में मान लीजिए कि 10% फायदा होगा तो 90% वो फायदा रहता है जो उद्योगपति उनके हित में जो है। बोला निम्नलिखित में से किसको वुमेन आइकन अवार्ड दिया गया है मायरा ग्रोवर को। तो बोलिए निम्नलिखित में से किसको वुमेन आइकन अवार्ड दिया गया है। अगला, इनमें कौन सर्वाधिक पुराना संश्लिष्ट बहुलक है। इसका उत्तर होगा फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक है। तो बोलिए इनमें से कौन सर्वाधिक पुराना संश्लिष्ट बहुलक है। चलिए, पूछा है CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना है। 37 का उत्तर होगा 44.011। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन का शुभारंभ कहां से किया है। 38 का उत्तर हो जाएगा चेन्नई। भूपेंद्र यादव भारत के पर्यावरण वन एवं श्रम मंत्री है। तो बोले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन का शुभारंभ कहां से किया है। अगला, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की थी। यह बात बिल्कुल सही है। और आपको मैं बता दूं कि जो 1939 में त्रिपुरी संकट उत्पन्न हुआ उसमें इसका ये जो राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण वाला मामला था उसका भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल था। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया। पूछा कि आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची के संघ सूची की प्रविष्टि 20वीं में गलत है। पहली बात, जो आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन की बात की गई है वो समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हुआ। इसका उत्तर होगा सी। तो बताइए किसकी अध्यक्षता में 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी अध्यक्षता में 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की थी। बोले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के किस बैठक में 1937 में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव लाया गया और जिसको स्वीकृत कर लिया गया 1937 में। बोले आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है। बहुत सही जवाब। छब्बीस नंबर का उत्तर जो है वह मातृत्व ही होगा। वैसे उसका उत्तर जो है वो आज्ञा भी हो सकता है। दोनों जो है स्त्रीलिंग है, दोनों ही स्त्रीलिंग है अपने आप में जो है, दोनों ही उसका उत्तर सही है। मैंने ध्यान नहीं दिया पर उसका दोनों ही उत्तर सही है। बोले निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए मिशिगन जो है ये केवल यूएसए में है, कनाडा में नहीं है। तो बोलिए मिशिगन झील कहां पे है। ग्रेट स्लेव झील, रेड लेगून, टिटिकाका, बोलिविया पेरू के बॉर्डर पे। नेक्स्ट पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 41 का यहां पे होगा बी, यानी कि हैप्पी घाटी जो है वो हांगकांग में है, हांगकांग में है ना। तो हैप्पी घाटी कहां पे है। सेक्रेट घाटी कहां है। कार्पटी घाटी की बात की जाती है पापुआ न्यू गिनी में है। तो बोलिए कार्पटी घाटी की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया में है। तो कार्पटी घाटी कहां पे है। बालिम घाटी। चलिए तो बोलिए हैप्पी घाटी, सेक्रेट घाटी, कार्पटी घाटी, बालिम घाटी। नेक्स्ट, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का
पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सा सही कालक्रमानुसार सही है? इसका उत्तर होगा डी। और इस प्रकार के प्रश्न वो आपको याद करने से एग्जाम में नहीं बनने वाला है, उसके लिए मैप देखना होगा आपको। तो इसको थोड़ा सही कीजिएगा जो है। हो गया? इसको आप मैप में एक बार देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट, आज जाके देखेंगे, कल नहीं। हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण बैठक का आयोजन कहां किया गया? इसका उत्तर होगा गांधीनगर। तो बोलिए, हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण बैठक का आयोजन कहां किया गया? अब ये जो प्रश्न पत्र सेट हुआ है वो मतलब 2-3 महीने पहले किया होगा उन्होंने, तो उसके संदर्भ में यह चीज पूछा है ना। नेक्स्ट पूछा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोला है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल की अवधि तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। गलत है। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक वो कार्य करेंगे। पता है कि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक है। बोला है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। यह भी बात बिल्कुल ही सही है। यह बात आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि निर्वाचक मंडल, मान लीजिए कि मानना नहीं है, मतलब संसद के लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 मेंबर जो है, यदि इसमें से कुछ सीटें ब्लैंक है तो इस आधार पे आप नहीं चैलेंज कर सकते हैं कि कुछ सदस्यों की सीटें खाली हैं, इस कारण से इस इलेक्शन को एक्सटेंड किया जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। चलिए, इसका उत्तर होगा बी सही है। और बता दें कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पे जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक उपराष्ट्रपति उसके पद पे कार्य करेगा। अगला, निम्न कथनों पे विचार कीजिए तथा दिए गए कुटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत पुदुचेरी के समान विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, यह बात। और पूछा है कि यहां पे सही उत्तर का चयन करना है। ये बातें जो है बिल्कुल ही गलत है। पुदुचेरी, ये चूंकि इसमें एक अलग प्रकार का संशोधन लाया गया था। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए लोकसभा में 1 सीट तथा विधानसभा तो वहां है ही नहीं, वो विदाउट विधानसभा जो है यूनियन टेरिटरी है, वहां पे 1 भी सीट नहीं देंगे। लेकिन हाँ, वहां पे लोकसभा की सीट जो है 1 है ना, इसलिए इसका उत्तर होगा डी। न तो 1 से न तो 2। तो बोले, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? वहां पे विधानसभा है या नहीं है? वर्तमान में केवल 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा की व्यवस्था है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और दिल्ली। कल कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर दिल्ली तो पंजाब का हिस्सा है। अब ये आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका बेसिक बहुत कमजोर है। कल यहाँ पे एक स्टूडेंट पूछा था कि सर दिल्ली पंजाब का हिस्सा है ना। अब हम क्या बोले? अगला ने इसको बताया, हो सकता है सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। 46 का जो उत्तर होगा वह उत्तर हो जाएगा आपसे बी, यानी ए का 2 FW बेंट। बी का उत्तर हो जाएगा टी यबूटा व बी बीटी हाई सी। इसका उत्तर हो जाएगा 4। अब सीसी का सीट की बात की जाए, WCLU व HR कैंसन। और मैं बता दूं लिथियम व सहयोगी की बात की जाए, इसका उत्तर हो जाएगा डी। मोहन जी 1 मिनट आप यहाँ आइएगा। मोहन जी आप 1 मिनट यहाँ आइए। आइए ना, आइए ना आप, आइए 1 मिनट आप यहाँ आइए। 1 मिनट आइए ना आप। देखिए, इस क्लास में जो है ये आपको चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, पर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है।
इन्होंने 5 बार बीपीएससी का मेंस लिखा है और यहां पे चुपचाप बैठ के ये केवल सुनते रहते हैं। इस बात को समझिए। तो इनसे सीखने का कुछ प्रयास आप लोग भी कीजिए कि कैसे, है ना, इस बात को समझिए आप लोग। और बहुत सारे जो पढ़ने वाले ने तो हल्ला करते हैं, ये बेचारे चुपचाप आते हैं, न इनके अंदर कोई अहंकार है न कुछ भी, अपना जो है काम है वो करके चले जाते हैं। और पिछला बार इनका जो है दरोगा में फिजिकल में छट जाने के कारण इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस बात को समझिए, मेरिट में इतना मार्क्स था कि दरोगा में सिलेक्शन प्राप्त कर लेते, है ना। तो बोलिए, FW वेंट ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया? ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया? अगला बताइए, जिबरेलिन का आविष्कार किसने किया? अगला बताइए, WFCC का एसिड का आविष्कार किसने किया? जियाटीन का आविष्कार किसने किया? नेक्स्ट, अगला पूछा गया है कि टर्नर सिंड्रोम का लक्षण है, इसका उत्तर जाएगा हुआ होगा ए। तो बोलिए, टर्नर सिंड्रोम का लक्षण क्या है? 100 विषमजात गुणसूत्र। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? इसका जो उत्तर हो जाएगा वह होगा उत्तर प्रदेश। तो बोलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? नेक्स्ट पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जो है। तो बता दे कि देवप्रयाग का निर्माण वो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से होता है, जबकि कर्णप्रयाग की बात की जाए तो विष्णु प्रयाग की बात की जाए तो वह जो है अलकनंदा और धौली गंगा, और कर्णप्रयाग की बात की जाए अलकनंदा और पिंडार, रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो वह हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी। इसका उत्तर होगा सी। तो बोलिए, अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से किसका निर्माण होता है? अगला बताइए, अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से किनका निर्माण होता है? अगला बताइए, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से किनका निर्माण होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से किनका निर्माण होता है? बहुत सही। अगला, चंद्र तथा भागा नदियों के संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं? चिनाब नदी। तो बोलिए, चंद्रा तथा भागा नदियों के संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? मिजोरम, परसेंटेज में जो है। तो बोले, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? नेक्स्ट, पूछा गया है कि मधुमेह के प्रमुख लक्षण है। तो मधुमेह के प्रमुख लक्षण की बात की जाए तो ए, डी और ई, यानी कि बहुमूत्रता, यानी कि बार बार जो क्या कहते हैं कि टॉयलेट करने जाना। उसके बाद पूछे, उसके बाद जो हो जाएगा आपसे रक्त में और अम्लवत्ता जो है, तो इसका उत्तर होगा ए, डी और ई। तो बोलिए, मधुमेह के प्रमुख लक्षण क्या है? और बता दे कि जो डायबिटीज है वो 2 प्रकार का होता है, D1 और D2, है ना। तो D1 ये जो है जेनेटिक होता है और सबसे खतरनाक ये होता है, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, जबकि D2 का आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो है आपके जीवन शैली के कारण डायबिटीज D2 होता है। बस समझ गए। और ये समाज में गलत धारणा पहले था कि डायबिटीज वो एक उम्र के बाद ही होगा। यह बात बिल्कुल ही गलत है। हो सकता है कि कोई बच्चा जन्म लिया है उसको भी डायबिटीज की बीमारी हो और वो डायबिटीज होगा डायबिटीज D1, ठीक है। और अमूमन जो महिला प्रेगनेंसी के दौरान से गुजरती हैं उनके अंदर भी बहुत बार डायबिटीज के सिम्टम्स आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद यानी प्रेगनेंसी के बाद जो है स्वतः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 311 क्या कहता है? आरोपी को गवाह के रूप में शामिल नहीं करता है।
चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, गजट निम्न में से किस प्रकार की सूचना देता है? तो सरकारी आदेश और सूचना। जैसे मैंने बताया था कल भी कि आप लोगों की यदि आप लोग यदि दरोगा बनते हैं तो आप लोगों के जो राज्य सरकार की गजट आती है प्रतिवर्ष, उसमें आपका नाम प्रकाशित किया जाएगा, जहां पर राज्यपाल का सिग्नेचर लास्ट में होता है। बात समझ गए? चलिए, तो गजट निम्न से किस प्रकार की सूचना देता है? अगला बोला है, निम्नलिखित रोगों को उनके प्रेरणार्थक कारकों के साथ सम्मिलित कीजिए जो है, और यानी कि जो बात की जाती अतिसार की तो वह परजीवी के कारण होता है। तो बोलिए अतिसार रोग किनके कारण होता है? स्वाइन फ्लू वो वायरस के कारण होता है। तो स्वाइन फ्लू जो है वो किसके कारण होता है? विषाणु वायरस है ना। तपेदिक की बात की जाए तो वह जो है जीवाणु के कारण। तो तपेदिक किसके कारण होता है? और मधुमेह या तो अनुवांशिक विकार होगा या आपके जीवन स्तर के कारण भी, यानी जो आपका लाइफ स्टाइल है उसके कारण भी। बात समझ गए? दो प्रकार के डायबिटीज होते हैं, D1 और D2। अगला पूछा गया है कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कौन सा व्यवहार दर्शाएगा? गलतियों पर पश्चाताप करना, दूसरों की गलतियां निकालना, अपनी गलती सुधारने युक्तियों का पता लगाना, दूसरों की कमजोरियों का पता लगाना। ये तो होगा नहीं, क्या पता लगाएगा वो? दूसरों की गलतियों निकालना, ये भी गलत है। गलतियों पे पश्चाताप कर सकता है लेकिन एप्रोप्रिएट उत्तर इसका नहीं आ रहा है, यानी अपनी गलती सुधारने हेतु युक्तियों का पता लगाना। समझ गए? चलिए नेक्स्ट अगला। अब इसका मतलब ये नहीं मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति अपने गलती को पता नहीं कर पा रहा है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं ढूंढ रहा है तो पागल है ना। किसने कहा है कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है? इसका उत्तर होगा इमाइल दुर्खिम। किसने कहा कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है? और यह बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आप करना चाहिएगा कुछ और आपके परिवार वाले रिश्तेदार कहेंगे कुछ और करो। बेवजह का दबाव जो है, इसमें से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 70% से ज्यादा जो स्टूडेंट हैं वो किसी न किसी कारण दबाव बस जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और खासकर अपना बिहार, उत्तर प्रदेश और जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है वहां पे ये दबाव झेलने को मिलता है। आप कहिएगा कि नहीं हमको करना है बीटिंग, नहीं जाओ जाओ जाओ। अब गांव में इस प्रकार, समाज में इस प्रकार का परसेप्शन बन चुका है कि यदि आप मान लीजिए कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी में है, एमएनसी में है, और आपकी सैलरी मान लीजिए क्यों क्या कहते हैं कि 5 लाख रुपया पर मंथ है, और मान लीजिए कोई ग्रुप डी है, हम बता रहे हैं सच्चाई क्या है समझिए। कोई ग्रुप डी है तो मान लीजिए कि गांव में कोई जो रिश्ता लेकर आया तो वो आपके पास नहीं आएगा, वो जाएगा ग्रुप डी के पास। बात समझ रहे हैं ना? ये सच्चाई है। भले वो 5 लाख रुपया पर मंथ क्यों ना कमा रहा है, उसका लाइफ जो जीवन स्तर है बहुत उच्च है, तब पर भी वो कहेगा नहीं रिंचेड होने वाला से हमको शादी करना है बेटी को जो है। आई बेचारे बहुत दुखी रहते ही लोग, जो सोचता था 5 लाख रुपया कमा के तब पर भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट। इसलिए सभी लोग जो है सरकारी नौकरी को बिहार वगैरह में जाते, बिहार वगैरह में धारणा है, एमपी वगैरह में जो है दहेज वहेज नहीं चलता है। मेरा एक रूममेट था दीनदयाल, तो मैं बता दूं कि उसकी बहन की शादी थी, तो मैंने पूछा कितना लाख रुपए तुमने जो है तिलक दिया है? तो बोला कि 5 लाख में सारा शादी हो जाता। बोला क्या करते हैं तुम्हारे, मतलब उनके जो भी जीजाजी जो भी थे, तो बोला कि नहीं वो जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर है। तो बोले तिलक तुम्हें क्या नहीं चलता है क्या? तो बोला नहीं, 5 लाख में पूरा शादी समाप्त हो जाएगा जो है। और अपने आप मान लीजिए कोई जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर में है तो 20 लाख से डिमांड स्टार्ट करेगा। कृत और तद्धिति इनमें से किसके भेद? इसका उत्तर होगा सर, इसका उत्तर जाएगा जो है प्रत्यय। तो बोलिए कृत और तद्धिति इनमें से किसके भेद है? अगला, विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका उत्तर होगा न्यूजीलैंड। तो बोले विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है? नेक्स्ट,
पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते। पूछा है कि सही नहीं है, तो यह बात सही है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, नहीं, असंतृप्त होती है, अनसेंचुरेटेड, है ना। चलिए, पूछा है कि जंतु वसा में असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। यह बात जो है गलत है, यहां पे संतृप्त होगा। चलिए, इसका उत्तर हुआ 2 और 3। नेक्स्ट पूछा गया है एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? यानी इसका तो होगा अंकुर धामा। तो बोलिए, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा एक डैश राशि है। गतिज ऊर्जा की बात की जाए अदिश राशि है। तो बोलिए, गतिज ऊर्जा कौन सी राशि है? बल कौन सा राशि है? बल। बोला ध्वनि तरंग के अभिलक्षण कौन सा नहीं है? इसका उत्तर होगा तरंग दैर्ध्य का अभिलक्षण नहीं है। वेवलेंथ जो है वो लाइट का एक जो है विशेषता है ना। तो बोलिए, ध्वनि तरंग का कौन सा एक अभिलक्षण नहीं है? तरंग दैर्ध्य किसकी एक विशेषता अभिलक्षण है? लाइट का। नेक्स्ट पूछा, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा यूरोपीय संघ। बोलिए, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? यानी इसने बताया है कि किस देश में जो है कितना लोग कर चुराते हैं, यानी कि कर नहीं देते, टैक्स नहीं पे करते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने रैंकिंग किया है। नहीं, ये भी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है ना, जाके देखूंगा आज। भारत में सकल मूल्य वर्धित के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो बोलिए, भारत में सकल मूल्य वर्धित यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? 20 का उत्तर होगा 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? पूर्ण स्वराज दिवस। और पहली बार 1930 में यह दिवस मनाया गया था। तो बोलिए, 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? अब क्या कहा जाता है? चलिए, जर्मनी के साथ हुई 28 जून 1919 को वर्साई की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, 50% लौह भंडार और 20% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। यह बात गलत है, यह मैं देखकर बता रहा हूं। अब कितने किए गए ये मुझे भी पता नहीं है। और यदि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आए और आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं प्राप्त है तो इस प्रकार के प्रश्न का आप स्किप कर दीजिएगा जो है। हाँ, सही बात है, मुस्कुरा के आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट, यह बात सच्चाई है कि वर्साई के संधि में, वर्साई का संधि जो है वो जर्मनी के लिए एक अपमानजनक संधि थी। उसके क्षेत्रों को छीन लिया गया, खंड खंड में विखंडित कर दिया गया और उसको जो अन्य मित्र राष्ट्र के देश थे उनके बीच बांटा गया जो है। और उसी के परिणाम स्वरूप देखते हैं कि हिटलर का उदय होता है। साइक्लोपियन वॉल कहां स्थित है? बिहार में, और बिहार के नालंदा में। तो बोले, साइक्लोपियन वॉल कहां पर स्थित है? बिहार के किस जगह पे? नेक्स्ट, हाल ही में किस लड़ाकू विमान से गोवा के तट पे मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो होगा आपसे तेजस। बोलिए, हाल ही में किस लड़ाकू विमान से गोवा के तट पे मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है? अगला, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है
इसके न होने पर राज्यसभा के किसी सक्षम सदस्य को राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। जैसे यदि सभापति नहीं है तो आपसे मैं बता दूं कि उपसभापति और उपसभापति भी नहीं है, तो जो सभापति तालिका के मेंबर होते हैं वो भी नहीं है उसमें कोई नॉमिनेटेड, तो उस सिचुएशन में फिर राष्ट्रपति तय करेंगे कि संसद का जो है यानी राज्यसभा का कार्यवाही कौन संचालित करेगा। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए अनुच्छेद 49 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, यह गलत है, इसका होगा अनुच्छेद 50। तो बोलिए अनुच्छेद 39A का संबंध किससे है? ग्राम पंचायतों का संगठन का जिक्र डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में किया गया है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण पूछा गया है वह कौन सा पादप है जो उत्तक संवर्धन से परिवर्धित हो सकता है? इसका उत्तर होगा ऑर्किड। बोले वह कौन सा पादप है जो उत्तक संवर्धन से परिवर्धित हो सकता है? अगला रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, इसका उत्तर होगा कताई। तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगला निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की? इसका उत्तर होगा धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में है ना? राजस्थान करौली जो है राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट भी है। करौली जो है राजस्थान में, आप जिला अपने आप में तो किस जिला में ही होगा? तो बोलिए धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण ने प्राधिकरण ने 54वां बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी, उसका नाम क्या है? चलिए नेक्स्ट बात की जाए रामगढ़ बिजधारी वन, यह भी राजस्थान में है। और गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है। और रानीपुर के बारे में यूपी में है। चलिए तो बोलिए गुरु घासीदास बाघ अभ्यारण्य कहां पे है? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, रामगढ़ बिजधारी बाघ अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार के दृष्टि से अवरोही क्रम यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो मैं बता दूं कि भारत में कोयला का जो सर्वाधिक संचित भंडार है वो झारखंड में है, और उसके बाद ओडिशा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा बी। और इसमें से ये दोनों राज्य कल चर्चा में था, आज भी है। बोले भारत के निम्नलिखित राज्यों को, तो बोले भारत में सर्वाधिक कोयला का संचित भंडार किस राज्य में है? और जबकि वर्तमान में उत्पादन कर रहा है वो छत्तीसगढ़ है ना। उत्पादन यानी कि भंडारण में जो है झारखंड है, लेकिन जैसे सपोज कीजिए ना मेरे पास 5,000 रुपया है और इनके पास क्या कहते हैं कि इनके पास जो 4,000 है, हम खर्च कर रहे हैं 3,000, ये भाई साहब खर्च कर रहे हैं 3900। बात समझ रहे हैं? यही वाला मामला है। निम्न में से किसे मोलिसिस बेसिन भी कहा जाता है? 76 का हो जाएगा मिजोरम। तो बोलिए निम्नलिखित में से किसे मोलिसिस बेसिन कहा जाता है? नेक्स्ट, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादक है? तमिलनाडु। तो बोलिए निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है? तमिलनाडु। इसका नया डाटा के हिसाब से इसका उत्तर तमिलनाडु है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा इस्पात मंत्रालय। बोले निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया है?
वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है वह कहलाता है। इसका उत्तर होगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। बोलिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में भी विद्युत धारा प्रेरित होती है, क्या कहलाता है? अगला पूछा गया है कि क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। इसका उत्तर हो जाएगा थियोडोलाइट। तो बोलिए, कोणीय दूरी के मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? अगला, लाखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2 करोड़। और एक किसका स्कीम है? भारत सरकार की। भारत सरकार का यह स्कीम है, फ्लैक्सिंग स्कीम है, लाखपति। यानी इसके माध्यम से महिलाओं को ऋण प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उसका सशक्तिकरण हो सके, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके जो है। सिक्कों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सबसे शुद्ध सोना का सिक्का गुप्त काल में चलाया गया था, यह बात गलत है। शायद मुझे लगता है कहां पे? कुशाना। और उसके शासक कोई बिम कटफिसस या कुजल कटफिसस थे, उन्होंने जो है सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया था, यह शुद्ध। बोले, भारत का सबसे प्राचीन सिक्का को किस नाम से जाना जाता है? सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के चलाए? किसके द्वारा शीशे एवं प्रोटीन के सिक्के चलाया गया? और सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया? नेक्स्ट पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य के विभिन्न शासकों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा वो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, फिर अशोक और फिर बृहद्रथ। चलिए, यानी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। फिर उसका बेटा बिंदुसार, उसका बेटा अशोक, अशोक का बेटा बृहद्रथ। हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के किस शहर में किया गया? इसका उत्तर होगा बेलेम। तो बोलिए, हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के किस शहर में किया गया? अगला पूछा है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा, देखिए लोकसभा के प्रति तो होगा लेकिन राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, इसलिए कथन ए जो वो गलत है। बोला, इसलिए आप जहां जहां जो है कथन ए दिया हुआ है कुल मिला के उनको जो है आप गलत कर दीजिए। बोला है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, यह बिल्कुल ही बात सही है ना? यह बिल्कुल ही बात सही है। अगला पूछा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर देखिए, राजस्थान में जो है राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। गुजरात की बात की जाए वहां 11 है। कर्नाटका की बात की जाए वहां जो है 12 है। पंजाब की बात की जाए वहां 7 है। तो बोले, राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और बिहार में कितना है? 16। और सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटों की संख्या वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। अगला पूछा गया है प्रश्न कि भारत का पहला बायोडायवर्सिटी गांव किस राज्य में बनाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। तो बोलिए, भारत का पहला बायोडायवर्सिटी गांव किस राज्य में बनाया गया है? नेक्स्ट पूछा गया, इनमें कौन सही नहीं है? तो देखिए 88 का जो उत्तर होगा वो होगा सर्प सरल रेखा में गमन में नहीं चलता है। अच्छा, कौन सही है? हाँ, तो बी जो है सही है ना। सर्प आपको पता होगा कि जिगजैग चलता है ना। हाँ, तो सांप इसी प्रकार लगभग आकृति बनाते हुए चलता है। हाँ, तो पूछा सही नहीं थी, बात सही है ना, सरल रेखा में नहीं चलता है, बात तो सही है। शब्दों का खेल है। अच्छी गुणवत्ता की ऊन के लिए कौन सी नस्ल की भेड़ प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा लोही।
तो बोलिए अच्छी गुणवत्ता की ऊन के लिए कौन सी नस्ल की भेड़ प्रसिद्ध है? नेक्स्ट पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहां स्थित है? यह स्थित है आपसे अहमदाबाद में। तो बोलिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहां स्थित है? कहां स्थित है? अगला पूछा गया है कुतुब मीनार के निर्माण के संबंधित कथनों पे विचार कीजिए एवं गलत कथनों की पहचान कीजिए। किसे सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया? यह बात बिल्कुल सही है। बोला कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य में कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने योगदान दिया। यह भी बात सही है। बोला कुतुब मीनार के मरम्मत कार्य फिरोज शाह तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने करवाया था। यह भी बात सही है। लेकिन कुतुब मीनार के नीचे स्थित अभिलेख फारसी भाषा में लिखेगा, यह बात गलत है। अब हो सकता, अब नहीं ये चीज पता है, उर्दू हो सकता है ना, या पर्शियन हो सकता है। तो बोलिए कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पे रखा गया है? अच्छा बोले कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? बताइए किस तुगलक वंश के किस शासक ने कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया? और लोधी वंश का किस शासक ने मरम्मत करवाया? नेक्स्ट पूछा गया है 92 का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा आपसे 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट निम्न कथनों पे विचार कीजिए और पूछा है कि पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। यह कथन गलत है। किसने किया था? शेरशाह सूरी अपने ही बिहार के सासाराम से बिलोंग करते थे। बोला कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। यह बात बिल्कुल ही सही है। तो बोलिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की शुरुआत किसने की करवाया? हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? अगला पूछा है कि बृहद महाद्वीपीय शिल्प की विद्यमानता के कारण ग्रैंड बैंक विश्व के प्रमुख मत्स्यन क्षेत्रों में से एक है। यह बात बिल्कुल सही है। और आपको ग्रैंड बैंक जो है वो क्या कहते हैं कि आपसे अटलांटिक महासागर में जाइएगा तो अटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी तट है वहां पे दिखाई देगा, जो कनाडा और जिसमें कनाडा का जो है पूर्वी तट संलग्न है, कनाडा और अमेरिका का जो है, यहां पे ठंडी और गर्म जलधारा मिलने के कारण क्या कहते हैं कि एक मछली उत्पादन के लिए उपयुक्त कंडीशन का विकास होता है। पूछा है कि पलवक उथले जल में उगते हैं। यह भी बात सही है। यह बात सही है, लेकिन ये दोनों जो है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ना। इसलिए दोनों ही कथन सही है, पर कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बात समझ रहे ना? चलिए अगला, एक व्यक्ति ने भारत के किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे खैर, नीम, खेजरी और पलाश के पेड़ मिले। उसने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का दौरा किया होगा? मरुस्थलीय क्षेत्र का। तो बताइए खैर, नीम, खेजरी और पलाश किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर किस नदी पे है? गंडक नदी पे, और ये बिहार में है। तो बोले त्रिवेणी नहर किस नदी पे है? त्रिवेणी नहर भारत के किस राज्य में है? 97 का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा सी। इसको याद नहीं करना है। 98 का जो उत्तर होगा वो होगा सी। पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है। स्वाभाविक है, सबसे पहले चिल्का झील सबसे छोटा होगा, उसके बाद उससे बड़ा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी होगी, उसके बाद बंगाल की खाड़ी होगी, और फिर अटलांटिक महासागर होगा, है ना। नेक्स्ट, अगला, अंटार्कटिका मुख्यालय कहां पे है? जनेवा में। तो बोले अंटार्कटिका मुख्यालय कहां पे है? और इसका जो प्रमुख रिपोर्ट है यह वैश्विक निवेश रिपोर्ट अंटार्कटिका के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो बोलिए वैश्विक
निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? अंकटाड का मुख्यालय कहां पे है? नेक्स्ट पूछा गया है कि जापान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? फर्न। तो बोलिए जापान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आज का प्रश्न जो है तुलनात्मक रूप से अन्य दिनों के प्रश्नों से आसान था, है ना, और अच्छा प्रश्न भी था। क्या 17 तारीख तक जो है डेली जो है, नहीं मतलब 15 तारीख तक लगभग डेली 2 टेस्ट और संडे सैटरडे 3 टेस्ट। तीन टेस्ट का मतलब 300 क्वेश्चन। और सब ठीक है ना? चलो ठीक।